अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का 2023 का रिकंडक्ट पेपर है DUHS का, जो कि लास्ट ईयर रिकंडक्ट किया गया था, उसका केमिस्ट्री का पेपर है। एक तो पहले MDCAT हुआ था 2023 में, उसका भी मैं इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है वो अपलोड कर दूँगी। और ये वाला जो हमारे पास है वो ये वाला रिकंडक्ट 2023 केमिस्ट्री का पेपर है। अच्छा, बग़ैर किसी लेट किए एक बात मैंने आप लोगों से जो बहुत ज़रूरी करनी थी, आपको ये वीडियो दिखी होगी जो कि साथ चल रही है, आप लोग देखें कि इसमें व्यूज़ कितने हैं और लाइक्स कितने हैं। लिटरली आप मुझे बताएं कि मेरी वन शॉट वीडियो जिसमें मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करके 1 घंटे की 2-2 घंटे की वीडियोज़ वन शॉट आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को डिफरेंट वीडियोज़ पर जाकर अपना चैप्टर कंप्लीट ना करना पड़े, एक चैप्टर में ही आपकी बुक रीडिंग हो जाए। मुझे आप कहीं भी यूट्यूब में वो चैप्टर वो बता दें जो वन शॉट वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, पूरे रीडिंग का वन शॉट वीडियो का लेक्चर आप मुझे यूट्यूब में दिखा दें। आप देखिए, मैं ख़ुद से बनाती हूँ, ठीक है, कहीं यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको मिलेगा भी तो वो आपको डिफरेंट तकरीबन 19 से 20 वीडियोस की शक्ल में मिलेगा, एक चैप्टर बुक रीडिंग का, ठीक है। लेकिन मैं आपको वही चैप्टर वन शॉट 1 घंटे में कंप्लीट करवाती हूँ और कोई चीज़ छोड़ती नहीं हूँ। तो आप लोग देखें कि आप लोग किस तरीके से लाइक्स कर रहे हैं, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, और लाइक्स कितने आ रहे हैं, सिर्फ कुछ लाइक्स। तो प्लीज़ इसको जो है वो नोटिस करें। जितने बंदे वीडियोज़ को देख रहे हैं, काइंडली बग़ैर कंजूसी किए लाइक किया करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती रहे और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी जो हूँ इस वीडियो पे अगर मेरे पास व्यूज़ और लाइक बराबर आए तो तब जाकर जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला अगला शॉर्ट लेक्चर भी अपलोड करूँगी, ठीक है। अगर तो व्यूज़ और लाइक ज़्यादा आए, वरना फिर माजरत, क्योंकि जब इतनी मेहनत इंसान करता है तो उसके बाद अगर व्यूज़ और लाइक ना आए तो आप मुझे ख़ुद बताएं कि कितनी ज़्यादा जो है वो बुरा फील होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एज़ यूजुअल अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल मेरिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दें। अच्छा जी, पहला हमारे पास MCQ है, अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू। एक ड्रॉप जो कि लिक्विड का फॉल हो रहा होता है वो हमेशा स्फेरिकल होता है। क्यों स्फेरिकल होता है? ड्यू टू द विस्कोसिटी। नहीं, वो जितना वो गाढ़ा होगा या जितना उसकी विस्कोसिटी होगी उस पर तो डिपेंड नहीं करता। एवेपोरेशन पर नहीं, एवेपोरेशन पे भी डिपेंड, एवेपोरेशन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है स्फेरिकल होने से। द करेक्ट ऑप्शन इज सरफेस टेंशन। जितनी उसकी सरफेस टेंशन होगी उस हिसाब से वो स्फेरिकल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट विच इज यूज टू मेक टीवी और स्क्रीन। टीवी और स्क्रीन बनाने के लिए हमेशा प्लाज्मा यूज़ होता है, ठीक है, नोट डाउन दैट। अच्छा, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि इसी पेपर में से इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 2 से 3 MCQs 2024 के MDCAT में आएंगे ही आएंगे, इसी में से जो रिकंडक्ट पेपर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which of the following crystal has characterized of malleability, ductility, electrical and thermal conductivity? यानी कि आप उसको ductility मतलब आप उसको वायर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या फिर malleability मतलब आप उसको शीट्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, electrical और thermal conductivity जो कि टेम्परेचर को कंडक्ट कर सके। तो हमेशा मेटेलिक कंडक्टर होता है, अगर आप नोट भी करें तो कोवेलेंट तो नहीं होगा, ना ही आयोनिक होगा, मेटेलिक। अगर आप स्पून को भी ले लेते हैं, अगर वो मेटल का है तो उसमें आपको थर्मल कंडक्टिविटी भी दिखेगी, इलेक्ट्रिकल भी दिखेगी और ये सारी चीज़ें भी उसमें दिखेंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 है। अच्छा, एक बात बताऊँ आप लोगों को कि केमिस्ट्री का जो 2023 का रिकंडक्ट पेपर था ना, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आया था। लिटरली मैं कह रही हूँ बहुत इजी पेपर आया था। अगर किसी बच्चे ने खाली जो है वो लेक्चर्स भी लिए हुए हैं ना, तो आई थिंक उसके लिए भी बहुत ईजी पेपर है। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू KC व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया है। अब आप बताइए KC पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो 0 हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा या सेम रहेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कैटलिस्ट ऐड होगा किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन की स्पीड पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। या तो स्पीड आगे हो जाएगी, या फिर ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो है इनहिबिट कर देते हैं, तो उससे स्पीड पीछे हो जाएगी। लेकिन KC पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिमेंबर दैट। देखें, इस MCQs को सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि ये सारी MCQs अगर दोबारा से रिपीट हो जाए इनमें से 1-2 तो यू कैन ऑल डू दैट, ठीक है ना, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो याद रखिएगा, जब भी कैटलिस्ट ऐड होगा किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो रिएक्शन की स्पीड पर, तो ये सेम रहेगा। 5th क्वेश्चन हमारे पास है, आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ। ये हमारी बुक की लाइन है। आउटर बॉडी जो ड्राई सेल की होती है वो जिंक से बनी हुई होती है, ये हमारी बुक की लाइन है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन इज विच प्रोसेस ऑक्योर इन एनोड। तो रिमेंबर दैट एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ओके, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होती है। ये कहीं लिख लें, मे बी पॉसिबल कि आपके 2024 के एमडीकेट में आपसे रिडक्शन के बारे में पूछ लिया जाए कि कैथोड पर क्या होता है। तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। देन नेक्स्ट 7th MCQ इज डायपोल मोमेंट ऑफ CS2 इज, हमेशा याद रखिएगा ये कुछ ही हमारे पास डायपोल मोमेंट है जो बुक में आप लोग को डायपोल मोमेंट दिए हुए ना, बस वही वाले डायपोल याद करने। अच्छा जी, तो डायपोल मोमेंट CS2 का बुक में गिवन है 0 होता है, याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास, क्योंकि अब ये सॉल्व करने के लिए अभी हमारे पास फिलहाल टाइम नहीं है, जस्ट हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। तो इसमें से जो ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होती है वो NH3 की होती है, रिमेंबर दैट। अच्छा, आप लोग जब शेप्स वाली उसमें आएंगे ना, वन शॉट लेक्चर में जब देखेंगे, उसमें मैंने शेप्स डिस्कस की हैं। तो जब आप शेप्स देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जितने मॉलिक्यूल्स की शेप्स दी हुई हैं वो सारे मॉलिक्यूल आप लोगों ने याद करना है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि यकीन करें MDCAT अलावा बुक से कुछ नहीं आता। तकरीबन 80 to 90% लाइन्स जस्ट बुक लाइन्स होती हैं, और आपको इसमें भी दिख रहा होगा सारी बुक लाइन्स है। ये भी आपकी बुक में मौजूद है, विच प्रोसेस ऑक्योर इन एनोड, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल, ये तो पूरी लाइन ही बुक की है। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें भी यहाँ पर सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स में ना बुक में सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा जी, ये फिर भी मैं आपको यहीं पे बता दूं कि H2O जो है ये बेंट शेप का होता है, BF3 जो है वो ट्रायगोनल प्लानर शेप का होता है, लिखा हुआ है। CH4 जो है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ओके, फिर से रिपीट कर देती हूँ, H2O बेंट होता है, NH3 ट्रायगोनल पिरामिडल शेप का होता है, ये ट्रायगोनल प्लानर शेप का होता है, और ये टेट्राहेड्रल होता है। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। The 9th question is inverse of thermodynamics, initial and final state depends on। initial और final state किस पर डिपेंड करती है? तो initial और final जो हमारे पास state होती है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है। कैसे? वर्क डन की कोई initial या final stage नहीं होती, ना ही कोई हीट की initial और final stage होती है। हमारे पास initial और final state का क्या मतलब है? जो स्टेट वर्क्स होते हैं ना, उनकी बात की जा रही है। तो एनर्जी जो है वो initial और final पे डिपेंड करती है, E1 और E2। वर्क डन नहीं होता, ना ही हीट initial या final होती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एनर्जी है। Then we have in the chemical reaction 2HNO 2 NO2 plus NO plus H2O, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप, जो रिएक्टेंट है उसके जितने नंबर्स ऑफ मोल्स हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक हमारे पास होते हैं जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इस तरह नहीं देख सकते रिएक्टेंट का, तो वो भी आपको बुक में जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम का, अगर आप मेरा वन शॉट लेक्चर देंगे मैं अटैच कर लूँगी। ठीक है, मैं अटैच कर देती हूँ यहाँ पर, तो आप लोग को दिख जाएगा। अगर आप लोग वो देखेंगे ना केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट, तो उसमें वो वाली सारी चीज़ें भी डिस्कस की हुई है मैंने कि ये वाले ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर इस तरीके से डिपेंड नहीं करते कि हम रिएक्टेंट के मोल्स देख लें, बल्कि उनका एक स्पेसिफिक होता है। चाहे यहाँ 2 होगा तब भी वो 0 रिएक्शन है। ठीक है ना, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जनरल गैस इक्वेशन इज। जनरल गैस इक्वेशन क्या है? बॉयल्स और चार्ज है। अब देखें पेपर कितना इजी आया, लाइक कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। आपको पता है बॉयल्स लॉ और सेक्स लॉ तो हो ही नहीं सकता, ना ही डाल्टन लॉ और बॉयल लॉ हो सकता है, बल्कि बॉयल्स और चार्ज लॉ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 12th हमारे पास है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑन विच अ लैटिस क्रिस्टल इज फॉर्म। अब आप मुझे बताएं, स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है तो यूनिट सेल, रिमेंबर दैट। देखिए, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना सॉल्व करना, तब भी अगर आप क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ेंगे खुद ही आपको करेक्ट आंसर जो है वो समझ आ जाएगा। स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि उस पे उसी स्मॉलेस्ट पे पूरा क्रिस्टल बनता है, तो वो क्या हुआ? यूनिट सेल। जाहिर सी बात है ना, अगर आप लोग बायो भी अब आपने पढ़ी है तो आपको क्या पता है कि एक सेल होता है छोटा सा, और उस पर पूरी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है, जिसको हम केमिस्ट्री में एटम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर यूनिट सेल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वो एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है जिसके ऊपर जो है वो लैटिस क्रिस्टल पूरा फॉर्म होता है। ओके, next we have 13th question, Kc is called, you know that Kc is called equilibrium constant। और solubility product क्या होता है? solubility product is known as Ksp, remember that। rate constant is known as K, जहाँ के अगर आपको यहाँ Kc की जगह K दिया जाता ना तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है रेट कांस्टेंट। अगर आपको Kc की जगह Ksp दिया जाता तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अगर आपको यहाँ पर Q दिया जाता तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता रिएक्शन क्यूटेंट। ठीक है, और यहाँ पर Kc दिया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी हैव 14th क्वेश्चन,
बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर वापस से रिएक्शन दे दिया गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के पास कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन द रिएक्शन ए बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंसेस। तो ये भी हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिस्कस किया गया है और उसका फॉर्मूला होता है -dA/dt। आप देखें कितने बच्चों वाले सवाल है कि हर चीज़ ही बुक है। आप देखें कोई भी चीज़ आपको अलग से जो आप लोगों ने अकेडमीज़ में पढ़ी हैं चीज़ें, वो उसमें से कुछ भी नहीं आ रहे ना। इसमें आपके पास कोई ऐसा सवाल आया है कि इतने मोल्स हैं इसका बताएं, इतने इसके अंदर ये है ये बताएं, कुछ ऐसे सवाल नहीं। आप देख रहे हैं कहीं हमें किसी की वैल्यू निकालने को नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ सो मच ईजी। Alright, the next question is question number 16 and it is, wait a second, alright, at ordinary condition formaldehyde is। अगर हम ये भी बुक की लाइन है कि अगर ऑर्डिनरी कंडीशन होती है तो एल्डिहाइड गैस होता है, और अगर हमारे पास ऑर्डिनरी कंडीशन के अलावा कोई कंडीशंस हैं वो सब भी हमें एल्डिहाइड वाले चैप्टर में गिवन हैं। बेटा आप लोग बुक रीडिंग को फोकस करें। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर जो है वो आगे भी वन शॉट लेक्चर कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मेरी वही शर्त है अगर तो मेरी वीडियोस पर उतने लाइक्स हुए जितने व्यूज़ हैं तो फिर मैं आगे इंशाल्लाह ताला वन शॉट करूँगी, वरना फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? अगर आप लोग जो है वो मुझे सही से मोटिवेट नहीं कर सकते, मुझे सही से जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या फ़ायदा मेरी इतनी मेहनत करने का, वीडियो बनाने का, उसको एडिट करने का, देन उसको अपलोड करने का। बहुत ज़्यादा जो है वो एक ये काम है। खैर एनीवे 17 पर आते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन एज। याद रखिएगा हमेशा जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि राइट रिएक्शन बराबर होता है बैकवर्ड रिएक्शन के, और हमें इक्विलिब्रियम पर क्या पता है कि देखो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो छोटा है और बैकवर्ड रिएक्शन बड़ा है, फिर एक में है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा होता है और बैकवर्ड रिएक्शन छोटा होता है। बट हमें पता है इक्विलिब्रियम क्या स्टेट है, कौन सी स्टेट है, हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है कि जिस पर एक ऐसी हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड है कि जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के। देन वी हैव फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो याद रखिएगा हमेशा हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं ये आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में मिलेगा, वो होती हैं A, D, E और K। ठीक है, अच्छा जी, मैक्सिमम प्रोडक्ट कहाँ मिलता है हमें? थ्योरिकल यील्ड में, एक्चुअल यील्ड में, प्रैक्टिकल यील्ड में। बहुत बार अपनी वीडियोस के अंदर भी बता चुकी हूँ और उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने भी ये चीज़ सुनी भी होगी कि जो हम लोग थ्योरी बनाते हैं लाइक पेंसिल से, तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है। लेकिन जो हम लोग एक्चुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं कोई प्रैक्टिकल या फिर हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा कम आता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो है वो उड़ जाता है, फिर वो किसी और चीज़ में, किसी एनर्जी में कन्वर्ट होकर यूज़ हो जाता है। लेकिन जो थ्योरी हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें सारी सी बात है, आइडियल सिस्टम है वो तो बिल्कुल, तो इस वजह से उसमें हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर कितनी परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की? बहुत ईजी है, क्या करेंगे, वाटर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 18 से। ऑक्सीजन हमारे पास कितने, देखिए हमारे पास है, वेट मैं आपको ये समझा दूँ 16 और 18 कैसा है। H2O, H हमारे पास हो गया 2, हो गया 16, ये 17, 18 हो गया। टोटल इसका वेट आ रहा है हमारे पास 18 और हमारे पास इसमें ऑक्सीजन कितना है 16, तो हम 16 को डिवाइड कर देंगे 80 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि हमारे पास परसेंटेज आ जाए। वो हमारे पास आएगी 88.88%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है? मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जिसमें कम से कम प्रोडक्ट बन रहे हों, कम से कम, जिसमें देखें जैसे अगर हम लोग बोलें कि हमारे पास जो है वो मैं एक चाय बना रही हूँ और उसके अंदर पत्ती यूज़ हो रही है और चीनी यूज़ हो रही है। ठीक है, और मैं एक कप के अंदर एक पत्ती का चम्मच और एक चीनी का चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है, और मेरे पास कितने, मैं आपको ना लाइक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 1, 2, 3 कप ऑफ टी बनाने हैं, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास 2 चम्मच शुगर है और 3 चम्मच जो है वो हमारे पास है पत्ती। ठीक है, और मिल्क भी हमारे पास जो है वो 3 ही है। ओके, तो हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो होगा क्या कि सबसे पहले हमने 1 चम्मच शुगर डाली और 1 चम्मच पत्ती डाली,
इसी में डाली, 1 चम्मच पत्ती, 1 चम्मच शुगर। ये हमारे पास तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, 1 चम्मच शुगर बची, 2 चम्मच पत्ती और 2 चम्मच ही मिल्क बचा। फिर हमने वापस इसमें डाल दी। अब हमारे पास शुगर इसके लिए नहीं होगी, शुगर तो ख़त्म हो गई ना, एक हमने वापस में डाल दी, तो हमारे पास शुगर इसके लिए नहीं होगी। तो वो चीज़ जो कि जल्दी ख़त्म हो जाए और कम से कम प्रोडक्ट बन रहा हो उसकी वजह से, तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। तो इसमें शुगर लिमिटिंग रिएक्टेंट थी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। देन क्वेश्चन नंबर 23 है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का तो कोई ताल्लुक नहीं है न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अट्रैक्ट होता है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो इसलिए हम इसको मतलब पहचानते हैं, जहाँ से ये न्यूक्लियाई लिखा है तो न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि वो जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर हम उसकी बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। देन वी हैव 24th क्वेश्चन, हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। वो कौन सा टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट नहीं, फ्लेम पॉइंट नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर। यस, वो टेम्परेचर जो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, उसको हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। Then question number 25 is elimination reaction in which only substrate involved in rate determining state is। तो आप मुझे बताएं कि जिसमें एक स्टेप हो रहा होगा, मतलब कि ओनली सबस्ट्रेट है ना, यानी कि एक स्टेप हो रहा है, तो एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिक्यूलर। अगर 2 स्टेप हो रहे होते यहाँ पर ओनली सबस्ट्रेट नहीं लिखा होता तो होता बायोमोलिक्यूलर। ठीक है। देन वी हैव 26th क्वेश्चन, ये सब बुक्स की लाइन है। Tolerance reagent is prepared by adding drops of NaOH plus EgNO3 to white precipitate we get KOH मिलता है, AgOH मिलता है, AgCl, HBr। तो ये सब चीज़ें भी हमें जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट में, जब आप बेंजीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का, उसमें आपको ये वाला रिएक्शन दिख जाएगा कि हम लोग जब है टॉलेंट के कुछ ड्रॉप जो हैं वो NaOH AgNO3 में ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और वो AgOH के बनते हैं। ठीक है। Then question number 27 is which helps to prevent change in pH। pH के लिए कौन हेल्प करता है, हमें पता है कि बफर जो है वो हमारे पास pH को चेंज होने से रोकता है, pH के चेंज होने को प्रिवेंट करता है। ठीक है, एसिड भी नहीं करेगा, बेस भी नहीं करेगा, ना ही सॉल्ट करेगा, क्योंकि इनका कोई ताल्लुक नहीं है pH से। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मैं मार्क कर रही हूँ 24 के MDCAT में या फिर 25 के MDCAT में, ये ज़रूर आएगा। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बताएं एसिटेट, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसीटोन। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, एसीटोन। लेकिन अगर यहाँ पे हमसे कैल्शियम एसिटेट कहा गया है, अगर कैल्शियम फॉर्मेट आता तो वो क्या बनाता, फॉर्मिक एसिड। ये बुक्स की लाइनें दोनों एग्जांपल्स दी गई हैं बुक में, एक कैल्शियम एसिटेट के साथ जिससे एसीटोन बन रहा है और एक कैल्शियम फॉर्मेट के साथ जिससे फॉर्मिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी। फिर हम लोग एसीटोन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपानॉन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। देन 29th क्वेश्चन पे आते हैं। 29th क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर 7530 कैन बी रिटन एज। अब ये किस तरह लिखा जा सकता है, यहाँ पर है हमारे पास डॉट, हमें एक बार इधर आए, 1 2 3 4 7 समथिंग और यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 4, 4 बार इधर गया, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये है। फिर हमारे पास 30th क्वेश्चन है, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे किसने डिस्कवर की थी, रॉन्गटन ने। अगर आप लोग ने मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लें, वो 1 शॉट लेक्चर है और मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर समझा दिया 1 शॉट में। लेकिन बुक की लाइन है ये वाली चीज़, वहाँ पर भी डिस्कस की है मैंने, और ये वैसे भी बुक की लाइन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट से, यानी कि जो उसका ओर होता है जिससे वो ऑक्साइड जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। ये भी बुक की लाइन है। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड कॉपर है। कितना साफ़ होता है रिफाइंड कॉपर, जो हमारे पास होता है वो 100% साफ़ होता है। ठीक है जी, बिल्कुल इलेक्ट्रिकली जो हम लोग साफ़ कर रहे होते हैं ना। अच्छा जी, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। ये भी हमारे पास जो स्टील का, जिसमें स्टील के बारे में चैप्टर में लिखा है ना, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की स्टील्स की जिक्र किया गया है। स्टेनलेस स्टील है और भी बहुत सारी स्टील्स हैं, तो वो टाइप्स ऑफ स्टील का, और फिर उसमें हमारे पास बताया हुआ है कि किन किन मतलब कि वो मिक्सचर किस किस चीज़ों का है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका है, फेरिक का, निकल का और क्रोमियम का। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम नंबर 2 electrons can have same set of quantum number of its state। अब ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये वाले जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, क्या कि इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक उसके अंदर नहीं होंगे, कि सेट नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि मेरे वीडियोस लेक्चर में जाकर ये तीनों चीज़ें समझेंगे, पॉलीस, अफबाक प्रिंसिपल, होन्स रूल, तीनों चीज़ें।
अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है 35 क्वेश्चन, क्रैकिंग इज एम्प्लॉयड टू गेट इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एटम। तो आपको पता है कि हमारे पास जो पेट्रोल है वो किससे आ रहा है, क्रूड ऑयल से आ रहा है। क्रैकिंग किसकी होती है, क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की जब क्रैकिंग होती है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो है वो पेट्रोल आता है। अगर यहाँ पर आपके पास गैसोलीन लिखा होता है ना, क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन फॉर्म, तब भी हमारे पास क्या आता, क्रूड ऑयल ही आता। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, वैसे क्रूड ऑयल की जगह यहाँ पर ये भी लिख सकते थे पेट्रोलियम। ये सारी चीज़ें ना हो सकता है कि चेंज करके कुछ सवाल आपको दे दिया जाए, तो याद रखिएगा पेट्रोल की जगह गैसोलीन भी आ सकता है, क्रूड ऑयल की जगह हमारे पास पेट्रोलियम भी आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, अ रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल कंबाइन एंड यील्ड अ सिंगल मॉलिक्यूल इज। वो कौन सा रिएक्शन है, इसमें 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एडिशन रिएक्शन ना। 2 मॉलिक्यूल हैं और वो मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कौन सा रिएक्शन, एडिशन, ऐड हो रहे हैं वो दोनों। 37 हमारे पास है, बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार बाय हॉफमैन। सबसे पहले जो है वो हॉफमैन ने ही बेंजीन को आइसोलेट किया था, किसमें से, कोल टार में से। देन वी हैव 38 क्वेश्चन फॉर, हमारे पास है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट विद बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ईजी क्वेश्चन है, आप देखिए कि नाइट्रोबेंजीन का कोई ताल्लुक नहीं है, ना क्लोरोबेंजीन का, ना टोलुइन का। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, वो रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ रूम टेम्परेचर पे, कोई हमारे पास यहाँ पर चीज़ नहीं दी हुई है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। वैसे ही हमारे पास जो लाइन है, ये बुक के अंदर भी बेंजीन के कुछ रिएक्शंस मौजूद हैं, उन्हीं में से एक है। फिर हमारे पास 39 क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम इन मीथेन विद हेलोजिनेशन। जब हमारे पास हेलोजन के साथ मीथेन एटम जो है वो रिप्लेस हो रहा है, तो उसको हम हेलोजिनेशन कहेंगे। ठीक है ना। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन। देखिए कितना ईजी है। पी ब्लॉक हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं, जो ग्रुप 3A से 8A तक होते हैं। ग्रुप 3A से 8A तक जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और उसमें मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स तीनों आते हैं। फिर हमारे पास 41 क्वेश्चन है, विस्कोसिटी। वेट, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर्स। नहीं, प्रेशर का कोई ताल्लुक एज सच नहीं है विस्कोसिटी के साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हमारे पास विस्कोसिटी होती है, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी, जैसे अगर आप एक जगह ले लें वाटर को और एक जगह आप ले लें हनी को, विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, हनी की ज़्यादा होती है, और वाटर की कम होती है। तो रेजिस्टेंस होता है फ्लो ऑफ लिक्विड में, यानी कि अगर आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में वाटर को डालेंगे तो वो फ़ौरन से डल जाएगा, और हनी को डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, रेजिस्टेंस कर रहा है फ्लो में लिक्विड को, या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम भी दे सकते हैं कि उसमें फ्रिक्शन मौजूद हो रही है। ठीक है, फ्लूइड के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हम इसको कह सकते हैं। फिर हमारे पास 42 है, शेप ऑफ डायमंड। डायमंड की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 43 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विद नेगेटिव चार्ज। ये हमें बोहर ने बताया था, जब उसने हमें अपनी थ्योरीज पेश की थी, तो उसमें उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रहता है न्यूक्लियस से। फिर 44 हमारे पास क्वेश्चन है, विच रेडियो एक्टिव हैज़ पेनिट्रेटिंग पावर। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गैमा की, सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है अल्फ़ा की, और सबसे कम आयोनाइजिंग पावर गैमा की होती है, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फ़ा की होती है। ठीक है, रिमेंबर दैट। अगर नहीं समझ आए वीडियो को वापस से रिमाइंड करके पीछे से कहीं नोट कर लीजिएगा। 45 क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। एक चीज़ दूसरे में चेंज हो रही है, तो इसको हम क्रैकिंग कह सकते हैं। नहीं, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, उसको साफ़ करना, जैसे क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए साफ़ करना, उसकी सफाई करना, ये सब चीज़ें तो नहीं है ना हाइड्रोकार्बन को स्टेट से ब्रांच में कन्वर्ट करने के लिए। ना ही पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो इसमें रीफॉर्मिंग हो रही है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ रीफॉर्मिंग। अच्छा, फिर हमसे कह रहे हैं कि पेट्रोल, जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं, ये किसका मिक्सचर है। तो ये बुक की लाइन है कि पेट्रोल जो है वो हेक्सेन और हेप्टेन का मिक्सचर है। ठीक है। फिर हमारे पास 47th क्वेश्चन है, एसिटाइलिन, जिसको मिथाइन भी कहते हैं, इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब टू प्रोड्यूस बेंजीन। जब आप लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, उसमें जो बेंजीन वाला हमारे पास टॉपिक है, वहाँ पर जो है इस चीज़ को साफ साफ, बेंजीन के ना 5 तरीके लिखे हैं जिससे बेंजीन बनती है। वो 5 ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से जो है वो बेंजीन को बनाया जा रहा होता है। एक ये है रेड ट्यूब वाला, और जिंक से है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड से है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 5 है। देन 48th क्वेश्चन हमारे पास है, मिथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड। मिथेनॉल को हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल को हम वुड स्प्रिट कहते हैं। ठीक है ना। फिर हमारे पास, अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आपसे ग्रेन अल्कोहल का पूछा जाए तो ग्रेन अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, उसको जो है वो हम कहते हैं। और अगर आप लोगों से रबिंग अल्कोहल का पूछा जाए तो वो आइसोप्रोपाइल होता है। ठीक है, रिमेंबर दैट। अच्छा जी, फिर हम लोग जो है वो चलते हैं आगे।
The next question we have 49th question is which of the following is used as ink preservation. ये बुक लाइन है, रिमेंबर दैट फिनॉल 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 बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इंक पेरेवेटिव यानी कि इंक को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है प्रिजर्वेटिव, तो हमारे पास फिनॉल होता है। देन 50th क्वेश्चन इज पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन आयन इज नोन एज, जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन आयन होते हैं ना उसको ऑक्सोनियम आयन का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है, और वो कैसा होगा O+, इस तरीके से। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 51th क्वेश्चन हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस एंड डेंसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमारे पास जो डिफ्यूजन ऑफ गैस की स्टेटमेंट जहाँ आ गई, वैसे तो ये अगर आप लोग को लॉ याद होगा तब भी आप समझ जाएंगे, लेकिन जहाँ डिफ्यूजन ऑफ गैस की स्टेटमेंट आ गई तो वहाँ क्या आएगा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। करेक्ट ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट किसने पास की थी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। तो आपने देखा कि कितने ईजी एमसीक्यूज थे, अभी हमने तकरीबन 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए जो कि बहुत बहुत ईजी थे, सारी बुक की लाइन्स थी। तो रिमेंबर दैट कि बुक रीडिंग इज लिटरली सो मच इम्पॉर्टेंट, और जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ुद भी करें, बाकी यूट्यूब से लेक्चर्स वगैरह भी देखें और जो है वो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने जो है ना वो MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि हमारे पास इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई से शुरू होगी, जिसकी बहुत कम फ़ीस है, जस्ट 505 सब्जेक्ट्स है, और इसकी फ़ीस मैंने जो है वो बहुत मिनिमम रखी है, जस्ट 500, तो आपके पास 100 पर सब्जेक्ट फ़ीस पड़ जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको मिलेगा क्या, 72 यूनिट वाइज टेस्ट, उसके साथ साथ आपको मिलेंगे FLPs, और इस सबसे पहले टेस्ट होने से पहले आपको उस चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा, 1 शॉट लेक्चर, मेरा 1 शॉट लेक्चर मिलेगा, और 1 शॉट लेक्चर के बाद आपको जब MCQs का टेस्ट होगा तो MCQs के टेस्ट के बाद जो है वो आप लोगों के साथ टेस्ट वीडियो डिस्कशन जो है वो भेजी जाएगी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो भी MCQs टेस्ट में दिए होंगे उसकी डिस्कशन होगी पूरी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ग्रुप अलग से बनाया जाएगा, उस ग्रुप में क्या होगा कि उस ग्रुप में आप सब बच्चे अपनी सारी कन्फ्यूजन उस टेस्ट के मुतालिक जो टेस्ट डिस्कशन वीडियो के बाद भी समझ ना आ रहा हो तो वो क्वेश्चन जो है वो आप लोग उसमें डिस्कस करेंगे, और फिर आपको जो टीचर हैं जो कि 24/7 अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला, वो आप लोगों को उस कन्फ्यूजन से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, दूर कर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आई थिंक एक्सपेंसिव नहीं है, 100 पर सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, इसमें आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो लाजमी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइएगा 1 जुलाई से पहले, ठीक है।